तो आज हम फिर से देखेंगे रेजिस्टेंस का कुछ डाउट आज लिया हूँ मैं। रेजिस्टेंस कुछ डाउट देखिए। पहला डाउट नंबर 1, व्हाई रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज एंड करंट दो आर इक्वल टू वी बाई आई। इसका लॉजिक देखिए क्या है। इससे ये मैं आर इक्वल टू वी बाई आई, इससे एक कंक्लूजन में बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होगा मेरा। अगर ये मैं लिखूँ कंडीशन क्या होना चाहिए, आई कांस्टेंट। और एक केस देखिए इसका, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, कांस्टेंट क्या होना चाहिए, वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों, ये रूल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है। कोई अगर किसके साथ प्रोपोर्शन हो, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो, फॉर्मूला में दूसरा क्वांटिटी कांस्टेंट होना चाहिए। तो समझ में आ गया। तो देखिए रेजिस्टेंस, अगर मैं वोल्टेज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लूँ, क्या होता है जनरली देखिए, रिलेशन में तो करंट कांस्टेंट है। अगर करंट कांस्टेंट हो गया, वोल्टेज बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा देखिए, वोल्टेज बढ़ने से करंट का बढ़ना तय है। करंट जरूर बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ने से, लेकिन हमारा यह कंडीशन क्या है कि करंट कांस्टेंट है, व्हिच इज़ नॉट ट्रू। करंट कैसे कांस्टेंट रह सकता है, वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हैं तो करंट भी बढ़ता जाएगा, लेकिन आपने यहाँ पे करंट कांस्टेंट ले लिया है, तो ये कुछ फिट बैठ नहीं रहा है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल कैटेगरी में। सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं हम। और ये अगर मैं मान लो केस नंबर 1, केस नंबर 2 और एक केस 3 करके मैं दिखाता हूँ आपको। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यहाँ पे मैं करंट कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। करंट कांस्टेंट नॉट रिक्वायर्ड कैटेगरी में डाल देता हूँ, नॉट रिक्वायर्ड, कि यहाँ पे करंट के बारे में हम कुछ बात भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाने से प्रोपोर्शन के रिलेशन से रेजिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए आपका, पर ये भी नॉट पॉसिबल कैटेगरी में जाता है, ये भी पॉसिबल नहीं है आपका। पर व्हाई नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल क्यों नहीं है? ये पॉसिबल इसलिए नहीं है, देखिए ये एक मेटल है, ये एक मेटल है आपका, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे जैसे आप यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपस में कोलाइड होने लगेगा। नॉर्मली अगर हल्का से ऐसे स्ट्रेट कोलाइड हो रहा था, अब वोल्टेज बढ़ाने के वजह से क्या होगा, ये अपने साइड से आसपास जो भी आयोन्स है यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव आयन्स भी होते हैं मेटल के अंदर, ये अपने आयोन्स के अंदर भी ऐसे और भी ज़ोर ज़ोर से कोलाइड करने लगेंगे। इसके साथ और भी ज़ोर ज़ोर से कोलाइड होगा। जैसे ही कोलाइजन बढ़ जाएगा, याद रखिए वोल्टेज बढ़ाने से कोलाइजन बढ़ जाता है हमारा, कोलाइजन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी बढ़ जाएगा। जैसे ही कोलाइजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, तो करंट जितना जल्दी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहा था, नहीं आ पाएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट भी हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो अपने अंदर जो मारपीट हो रहा है उसको ओवरकम करने के लिए यूज़ कर रहा है एनर्जी, तो ये जल्दी यहाँ पे नहीं आ पाएगा क्योंकि अंदर कोलाइजन चल रहा है, तो करंट भी कम हो जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या, वोल्टेज बढ़ाते ही करंट भी कम हो गया। देखिए वोल्टेज 2 यूनिट बढ़ते ही करंट 2 यूनिट कम हो गया, मान लेते हैं। इसका मतलब रेजिस्टेंस बेसिकली कांस्टेंट रह गया आपका। तो आर इक्वल टू वी बाई आई रिलेशन में अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूं, तो करस्पॉन्डिंगली करंट भी कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रह जाएगा। इसका मतलब मैं डायरेक्टली ये बोल नहीं सकता कि रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसको मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता। अगर इसका आप एनालॉजी भी चेक करेंगे, एनालॉजी देखते हैं इसका, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम में आप ये बोल नहीं सकते कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। इस टाइम को आप छोड़ देंगे, स्पीड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा स्पीड बढ़ जाएगा, ये बोलना बिल्कुल गलत है। डिस्टेंस अलग होता है, स्पीड अलग होता है।
तो यही सेम लॉजिक से हम बोल नहीं सकते कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज या फिर रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये बोलना बिल्कुल भी गलत है, वैसे हम बोल नहीं सकते। तो रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या? अगर मैं लिखूं रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस वर्ड बेसिकली क्या है? ये कुछ नहीं है, जस्ट बेसिकली एक ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। अब कैसे ऑपोजिशन? देखिए, ये मेटल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये जब चल रहे रास्ते पे, ये आपस में कोलाइजन हो रहा है, यही कोलाइजन बेसिकली रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रिसिटी में यही कोलाइजन को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। डे टू डे लाइफ में इसको रिलेट करते हैं। डे टू डे लाइफ में आप सपोज एक व्हीकल, ये सपोज एक व्हीकल है आपका, और ये रास्ता है, ये व्हीकल पूरा ये रास्ता तक सीधा सीधा गया, पर कहीं पे रास्ता ऐसे पतला है, कहीं पे रास्ते में पोथोल्स बना हुआ है। तो ये जो बेसिकली पोथोल्स और रास्ता यहाँ पे नैरो हो चुका है, ये क्या है बेसिकली? ये बेसिकली रेस्ट्रिक्शंस है, रेस्ट्रिक्शंस टू स्पीड। यही रेस्ट्रिक्शंस बेसिकली, इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं करंट में। तो समझ गए आप रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट? अगर ये सही था तो रेजिस्टिविटी वर्ड आया क्यों? देखिए, रेजिस्टिविटी वर्ड क्यों आया मैं बताता हूँ आपको। अब चलते हैं हम रेजिस्टिविटी के पास। रेजिस्टिविटी, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका नाम क्यों पड़ा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? लॉजिक देखते हैं इसका। ये सपोज एक मेटल है, ये मान लेते हैं मेटल नंबर 1, मेटल नंबर 2, इसका लेंथ है मान लेते हैं 1 मीटर, इसका भी लेंथ है 1 मीटर, और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एक चीज़ मैं आपको नोट करके बता देता हूँ, जब भी इलेक्ट्रिकल वायर के बारे में बात है, वायर हमेशा सिलिंड्रिकल होता है। सिलिंड्रिकल होगा मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, और बेसिकली लेंथ होगा। और ये लेंथ क्या होता है? ये हाइट ही होता है बेसिकली, ये लेंथ। और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं। तो ये केस नंबर 1, केस नंबर 2। तो देखिए, केस नंबर 1 में हमने जब रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली निकाला, प्रैक्टिकली केस नंबर 1 पे जब हमने रेजिस्टेंस निकाला, रेजिस्टेंस फॉर केस नंबर 1, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लेते हैं एक्स ओम आया, x1 ओम। तो रेजिस्टेंस फॉर केस 2 हम जब निकाले तो यहाँ पे आया x2 ओम। तो आपको समझ में आ गया? पर ये जो हुआ, इसका रीज़न क्या है? मेरा तो लेंथ भी सेम था, एरिया भी सेम है, लेकिन रेजिस्टर डिफर कर गया। यहीं से साइंटिस्ट लोगों के मन में एक क्वेरी जनरेट हुआ कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली, क्या हुआ यहाँ पे? इसका मतलब रेजिस्टेंस एक स्पेशल प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है, स्पेशल प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ पे लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को साइड कर दूँ, रेजिस्टेंस एक स्पेशल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, वो स्पेशल प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टिविटी। क्यों ये वर्ड जरूरी हुआ हमें? क्योंकि यहाँ हमने लेंथ डायमेंशन पैरामीटर कांस्टेंट रखा। रेजिस्टिविटी वर्ड इसलिए जरूरी पड़ा, हमने डायमेंशन को कांस्टेंट रखा, स्टिल देन रेजिस्टेंस वेरी होने लगा। इसका मतलब सिर्फ मटेरियल का डिफरेंस ही इसका पीछे रीज़न था।
तो रेजिस्टिविटी मतलब ये स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मटेरियल्स। ये होता है हमारा, लिख देते हैं हम जनरल टर्म, ये होता है स्पेसिफिक टर्म। क्या मतलब है इसका? ये एक मेटल है, ये एक मेटल है, ये एक मेटल, ये एक मेटल। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेजिस्टेंस आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक मतलब पहले से होना, occurring from the origin of the material। तो ये मटेरियल 1 मान लेते हैं, मटेरियल 2 मान लेते हैं, मटेरियल 3, ये मटेरियल 4। तो हर एक मटेरियल में आपका रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी रहेगा, लेकिन कौन कितना रेजिस्टेंस दिखाएगा, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस वेरीज मटेरियल टू मटेरियल, which is called as, which is specifically fixed for a material called as resistivity। तो रेजिस्टिविटी वर्ड आपको समझने के लिए, अगर आपको रेजिस्टिविटी ढंग से समझना है तो आपको पहले याद रखना है डायमेंशन को कांस्टेंट रखना है। तब आपको डायमेंशन कांस्टेंट अगर आप रख देंगे, कोई भी दो वायर का डायमेंशन कांस्टेंट रखना है और मटेरियल डिफरेंट लेना है, डिफरेंट किसका, ऑफ टू वायर्स। कोई भी दो वायर का आप डायमेंशन कांस्टेंट रखेंगे, मटेरियल डिफरेंट करेंगे, जो क्वांटिटी की वजह से रेजिस्टेंस जनरेट होगा वही क्वांटिटी आपका रेजिस्टिविटी बन जाएगा। तो नेक्स्ट, तो रेजिस्टेंस डिपेंड किसके ऊपर करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, इसको भी एक लॉजिक से निकाला गया। देखिए, ये एक मटेरियल 1 है, मान लेते हैं ये कॉपर है, ये एक मटेरियल 2 है, मान लेते हैं वही कॉपर है। इसका लेंथ 1 मीटर है, इसका लेंथ मान लेते हैं 5 मीटर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब सेम रखते हैं, 2 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 3 मीटर स्क्वायर, नहीं सेम रखते हैं। केस नंबर 1। केस नंबर 2 देखते हैं हम, यही केस को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल 2 भी वही कॉपर का बना हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे 4 कर देते हैं, यहाँ पे 2 रहने दीजिए। बेसिकली हम करेंगे अभी लेंथ को सेम रखना है, लेंथ को मान लेते हैं 10 मीटर, 10 मीटर। अब देखिए, ये मटेरियल कॉपर का है, ये मटेरियल कॉपर का है, मतलब ये मटेरियल, जैसे रेजिस्टेंस एक जनरल वर्ड था, ये मटेरियल इसका ऑपोजिशन अमाउंट फिक्स्ड होगा। ऐसा समझिए, एक हाथी का जितना पावर होता है एक चींटी का उतना पावर नहीं होता है, लेकिन चींटी का भी काटने का पावर होता है, हाथी भी किसी आदमी को मारने का ताकत रखता है, तो दोनों में ताकत होता है। दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। बट हाथी का पावर अलग होता है,
चिंटी का अलग होता है। तो ये बन गया आपका बेसिकली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। जब मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ तो वैसे कॉपर के लिए ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन दोनों का मटेरियल सेम है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी फिक्स होगा। तो इन दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर मैं x मान लूँ तो इसका भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका यूनिट सिंबल बाद में बात करें, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका भी x होगा। तो ये मटेरियल भी तो सेम है, इसका भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मान लेते हैं वही x है। इसका भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस x है, इसका भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस x होगा, क्योंकि मटेरियल सेम है हमारा। मटेरियल सेम होने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम हो जाता है। पर प्रॉब्लम ये था कि इस केस में रेजिस्टेंस का वैल्यू डिफरेंट था। मान लेते हैं रेजिस्टेंस x1 ओम मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस x2 ओम मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस x3 ओम मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस x4 ओम मिला। समझते जाइए, रो फिक्स्ड है, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, लेंथ फिक्स्ड था हमारा, नहीं यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स्ड रहा हमारा। स्टिल देन रेजिस्टेंस अलग मिल गया हमको, यहाँ पे x1 x2 एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड है, मैं आपको सिर्फ थियोरिटिकली समझा रहा हूँ। स्टिल देन रेजिस्टेंस हमको वेरिएबल मिल गया। इसका मतलब लेंथ चेंज होते ही रेजिस्टेंस चेंज होने लग गया। इन दोनों से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि लेंथ चेंज होते ही रेजिस्टेंस चेंज होने लग गया हमारा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे मेरा वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहा, मेरा लेंथ सेम रहा, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होते ही मेरा रेजिस्टेंस भी चेंज होने लगा। ये भी प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ, मेरा इसका मतलब रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये चीज़ समझ में आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को कंबाइन करते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आर प्रोपोर्शनल टू ए। अब इसको देखिए, नहीं थोड़ा रिवर्स चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ से। एक कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे, ये एक वायर है, पतला सा वायर, और एक मोटा सा वायर है। इसका भी लेंथ है 10 मीटर, इसका भी लेंथ है 10 मीटर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बड़े आराम से यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि आपका स्पेस ज़्यादा है, तो आराम से ये निकल के आ जाएंगे यहाँ से। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास स्पेस नहीं है आने के लिए, तो इनके अंदर क्या होगा, मोर कोलाइजन, मोर कोलाइजन। तो इनके अंदर क्या होगा, लेस कोलाइजन। और रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, अमाउंट ऑफ कोलाइजन, ज़्यादा कोलाइजन तो ज़्यादा रेजिस्टेंस, तो लेस कोलाइजन हुआ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम हो गया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मेरा बढ़ गया। तो ये दो केस, ये केस नंबर 2 का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो ये दो केस से मैं बोल सकता हूँ, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मार्क कर सकता हूँ वो इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं लिखूंगा कॉम्बाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इन दोनों मिला के मैं ये बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L/A। समझ में आ गया आपको? अब इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। अब एक चीज़ मार्क करेंगे, सीखेंगे एक चीज़, रेजिस्टिविटी का सिंबल। रेजिस्टिविटी का जो पहले थोड़ा एक्सप्लेन करके आया हूँ मैं, उसका सिंबल होता है रो, RHO, रो। ये होता है रेजिस्टिविटी का सिंबल। समझ में आ गया आपको? तो थोड़ा प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं यहाँ पे। तो मैथ का एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको, और रेजिस्टिविटी को थोड़ा रोक के रखिए वहाँ पे। एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए, लेट हमें पता है 8 = 4 × 2 होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी में हमें पता है अगर 8 प्रोपोर्शनल टू में 2 लिख दूँ तो इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट कौन बन गया? 4 बन गया। यही तो होता है बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी में। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा मेरा? 8 = कल आपको सिखाया था प्रोपोर्शनलिटी में इक्वल टू और एक कांस्टेंट लगेगा 2। तो बेसिकली ये कांस्टेंट यहाँ पे कौन था? 4। तो इसका मतलब यहाँ पे के का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसका मतलब आपको क्या पता चला कि अगर प्रोपोर्शनली लगा होगा इसका मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ पे होगा छिपा हुआ। तो उस लॉजिक से, यही लॉजिक को ये एक साइड कर देते हैं, ये एक लॉजिक। अब ये लॉजिक को हम यहाँ पे फिट कराएंगे। ये लॉजिक से हम बोल सकते हैं R = K/L/A, क्योंकि प्रोपोर्शनली हटते ही इक्वल टू और एक कांस्टेंट K लग गया। अब K को हम डिफाइन करेंगे कि ये K है कौन। विल नॉट डिफाइन K, ओके। इसलिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। रेजिस्टिविटी में आपको ये वाला केस जो अभी किए थे आपको याद तो होगा। देखिए इसको कैसे अप्लाई करते हैं हम। अब R प्रोपोर्शनल, अब ये फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, R = K/L/A। अब इसको थोड़ा देखिए, 8 = 4 × 2 में अगर कल के डेट में, जैसे यहाँ पे मैं बोला कि आपका कांस्टेंट यहाँ पे 4 है, कल के डेट में अगर मैं बोल दूँ 8 प्रोपोर्शनल टू 4, तो यहाँ कांस्टेंट कौन बन जाएगा? तो यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा मेरा 2। मतलब अगर 2 कांस्टेंट रहा यहाँ पे तो 8 4 के साथ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सिमिलरली कल के डेट में अगर मैं R का इफ L/A रिमेन्स कांस्टेंट, कल के डेट में अगर हम L/A को कांस्टेंट रख दे तो क्या होगा? R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा मेरा? K बन जाएगा, अगर L/A कांस्टेंट रहा। और हम जस्ट कुछ देर पहले अभी पढ़ के आए थे, दिखाता हूँ आपको मैं। ये वाला केस देखिए, अगर लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा कांस्टेंट रह गया, टिल देन मेरा रेजिस्टेंस वेरी कर गया। देख रहे हैं X1 ओम X2 ओम रेजिस्टेंस वेरी कर गया। तो वो जो रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है कौन से प्रॉपर्टी के लिए वेरी हुआ? रेजिस्टिविटी, जिसका सिंबल हम क्या लिखते हैं? रो लिखते हैं। तो अगर सेम रीजन की वजह से अगर यहाँ पे मेरा L/A कांस्टेंट रह गया, तो जिसके वजह से रेजिस्टेंस चेंज होगा, अगर L/A कांस्टेंट हो गया तो वो क्वांटिटी कौन था मेरा? रेजिस्टिविटी था। तो वो वाले इक्वेशंस को हम इसमें फिट करेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम प्रीवियस लॉजिक ऑफ रेजिस्टिविटी हियर R proportional to resistivity, K replaced with rho, R proportional to resistivity। तो हमें ये पता चल गया फाइनली, दिस इम्प्लाइज K इज इक्वल टू रो।
के कौन था, के रो था। तो इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कॉम्बाइनिंग इक्वेशन 4 एंड 5, आर इक्वल टू के जगह रो आ गया, रो एल बाई ए। यही होता है रेजिस्टेंस का ओरिजिनल फॉर्मूला। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये बन गया मेरा रेजिस्टेंस का ओरिजिनल फॉर्मूला। और यहीं पे रो को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर इसको रेजिस्टिविटी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, याद रखिए ये भी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, या फिर इसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ मटेरियल। और एक जो आपके सिलेबस में अभी उसके ऊपर बातचीत नहीं है, क्लास 12 में आपको मिलेगा, ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, याद रखना है आपको, टेम्परेचर डिपेंडेंट। थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे हो रहा है ये। देखिए जब मेटल को हम हीट करते हैं, मेटल थोड़ा एलोंगेट भी हो जाता है, और कोल्ड होने पे थोड़ा सा कंप्रेशन हो जाता है, पार्टिकल का मोबिलिटी कम होने के रीजन के वजह से, जिसके वजह से रेजिस्टिविटी में भी असर पड़ता है, इसी के वजह से। तो यूनिट के ऊपर बात करेंगे अभी, यूनिट्स। रेजिस्टेंस की जगह आर इक्वल टू रो एल बाई ए, आर की जगह डालेंगे ओम, रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालेंगे हम, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रो को एक जगह रखते हैं हम, रो इक्वल टू आर ए बाई एल लिख सकता हूँ मैं। दिस इम्प्लाइज, रो को रखते हैं वहीं पे, रेजिस्टेंस की जगह ओम, एरिया की जगह मीटर स्क्वायर, लेंथ की जगह मीटर, ये कट जाएगा, तो ये फाइनली बन जाएगा ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। समझ में आ गया आपको? तो अब देखिए फॉर्मूला एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। फॉर्मूला एक्सटेंशन आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो आर इक्वल टू रो, एरिया की जगह मैं लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर। बेसिकली जो वायर होता है वो तो सिलेंड्रिकल होता है हमारा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, रेडियस आर, लेंथ एल। तो दिस इम्प्लाइज आर इक्वल टू रो एल बाय, रेडियस की जगह हम लिखेंगे डायमीटर बाई 2, पाई डी बाई 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रो एल बाय पाई डी स्क्वायर बाई 4, दैट इज इक्वल टू 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज रेजिस्टेंस का हमारे पास और दो फॉर्मूला एक्स्ट्रा आ चुका है, आर इक्वल टू रो एल बाय पाई आर स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला आ चुका है। रेजिस्टेंस इक्वल टू 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, आर इक्वल टू रेडियस, डी इक्वल टू डायामीटर। नेक्स्ट, properties on which resistance depends। नंबर 1, फॉर्मूला को मार्क करेंगे, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। फर्स्ट, डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी। 2,
लेंथ ऑफ कंडक्टर, थर्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर और एक नोट करके याद रखना है, रेजिस्टिविटी is inversely proportional to 1 by conductivity. कंडक्टिविटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अलाउ फ्री इलेक्ट्रॉन। गुड कंडक्टर implies higher conductivity. Higher conductivity implies low resistivity, और resistivity इसका प्रोपोर्शनल होगा, implies low resistance. तो अगर बेड कंडक्टर हो लाइक इंसुलेटर, तो लीस्ट कंडक्टिविटी implies high resistance, high resistivity. फिर नेक्स्ट रीडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स on basis of resistivity. Conductors, resistivity of conductors, ये होता है लीस्ट। रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, ये होता है मैक्सिमम। दिस implies resistance of insulator is greater than resistance of semiconductors is greater than resistance of conductors, सॉरी रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स। अब ये कंडक्टर्स के अंदर दो कैटेगरी होता है, एक होता है कंडक्टर्स प्योर कंडक्टर्स, और एक होता है एलॉयज। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर is less than resistivity of alloys. तो अगर सम अप करूं, resistivity of insulator is greater than resistivity of semiconductor is greater than resistivity of alloys is greater than resistivity of conductors. और ये सबसे लास्ट में होता है लीस्ट, होता है लीस्ट रेजिस्टिविटी implies maximum conductivity. एक कॉमन सा मिसकॉन्सेप्शन, रेजिस्टिविटी ऑफ, जनरली वी थिंक बिकॉज प्रोसेसर के अंदर गोल्ड लगा रहता है, इसलिए जनरली लगता है ये कि गोल्ड एक गुड कंडक्टर होगा कॉपर से या फिर सिल्वर से, पर ये ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। तो होता ये है कि रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर सबसे लीस्ट हो जाता है
उसके ऊपर होता है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, उसके ऊपर होता है रेजिस्टिविटी ऑफ गोल्ड, उसके बाद आता है रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, फिर आता है आपका टंगस्टन, फिर आता है आपका एलॉयज में निक्रोम, नाइक्रोम। ये बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है। ये आपका इलेक्ट्रिक हीटर्स। क्योंकि गोल्ड यहाँ पे रेजिस्टिविटी थोड़ा सा ज़्यादा है सिल्वर की वजह से, इसलिए बेस्ट कंडक्टर कैटेगरी में फर्स्ट आता है सिल्वर हमारा, सेकंड कॉपर। पर सिल्वर डोमेस्टिक में यूज़ नहीं होता या फिर इंडस्ट्रियल में, बिकॉज ऑफ द हाई प्राइस, हायर प्राइस, चीपर देन गोल्ड कॉपर होता है, चीपर देन गोल्ड। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे इसका। नेक्स्ट क्लास इसका न्यूमेरिकल शुरू होगा, रेजिस्टिविटी तक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर जाके सीरीज पैरेलल कनेक्शन पे आएंगे हम। थैंक यू।